नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर। सत्य हिंदी के जो दर्शक हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगी। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आज जिन सामरिक मामलों पर हम हमेशा बातचीत करते हैं, आज उस कड़ी में बातचीत करेंगे हम महासागर की। क्या जिस अगले हम एक तरीके से क्या कोल्ड वॉर की वापस से कोई सिचुएशन बन रही है? आज अमेरिका चीन के बीच में जो हालात बने हुए हैं, चीन की आक्रामकता को लेकर दुनिया भर के जो लोकतांत्रिक ताकतें हैं, भारत तो परेशान है ही, लेकिन जापान, ऑस्ट्रेलिया, सभी देश इस वक्त कहीं ना कहीं एक ग्लोबल कोalition ऑफ विलिंग पार्टनर्स बनाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में जो इंडो पैसिफिक है, इंडियन ओशन है, साथ ही साथ साउथ चाइना सी है, इन सब में जो डेवलपमेंट्स जारी हैं उस पर आज इस चर्चा में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कैप्टन डी.के. शर्मा। आप रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हैं और इंडियन नेवी के प्रवक्ता रह चुके हैं हाल तक में। साथ ही नम्रता हसीजा, आप रिसर्च फेलो हैं CCAS में, जो सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजी है, और खास करके चीन पर आपकी नजरें जो है बनी रहती हैं। और आज हम इस पर इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, USS निमित्ज कैरियर वो साउथ चाइना सी में जब गया तो चीन की तरफ से बहुत बयान आए, और जिस पर जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं US के मार्क एस्पर, उन्होंने कहा कि चीन, एक तरीके से अगर मैं उसे हिंदी में उसका भाव समझाऊं आपको, तो उन्होंने कहा कि चीन की हेकड़ी से हम नहीं डरने वाले हैं, हम कोई PLA या चाइना की इजाजत लेकर अपने जहाजों को इन पानी में नहीं भेजने वाले हैं। दूसरी बात है, साउथ चाइना सी में खास करके चाइना का याद हो, जो वियतनाम है, फिलीपींस है, इन तमाम देशों के आसपास चाइना ने बहुत सारे मैरीटाइम क्लेम्स किए हुए हैं, बहुत सारे इस तरह के बाउंड्रीज हैं जिनको बदलने की कोशिशें की हैं, और उन जो क्लेम्स है, जो दावे हैं, उनको भी अमेरिका ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी करके जो है उन्हें नकारा है। कैप्टन शर्मा, अगर मैं आपसे शुरू कर सकूं, सबसे पहले तो हम इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर हम साउथ चाइना सी की बात करें, जो एक मेजर बोन ऑफ कंटेंशन हुआ इसके पहले की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की पूरी पिवट जो है मेजरली नजर आई। व्हाट इज एट स्टेक फॉर इंडिया? भारत के लिए यहाँ पर क्या कुछ लगा है दांव पर? थैंक यू स्मिता। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने मुझे बुलाया अपने चैनल पे। स्टार्टिंग विद दिस स्टेक्स फॉर इंडिया इन साउथ चाइना सी। इंडिया जो एक कंट्री है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डालते। हम जो चीज लेजिटिमेट है, जो कि लॉज के हिसाब से होती है, हम उसको फॉलो करते हैं टू द टी। नाउ कमिंग टू द साउथ चाइना सी जो आप बात कर रही हैं, वहां पर चाइना ने एक ऐसा दबाव बना दिया है कि जितने भी लिटरल कंट्रीज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, हांगकांग, जापान, अब ये सारे कंट्रीज जो हैं अलॉन्ग विद चाइना, दे आर इन द साउथ चाइना सी के लिटरल्स हैं। सारे के सारे कंट्रीज का शोर्स टच करते हैं साउथ चाइना सी, विच मीन्स सबका स्टेक है साउथ चाइना सी में, और वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक होता है। आपके शोर से 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका यू आर अलाउड टू डू एक्सप्लोरेशन, साइंटिफिक रिसर्च, और वहां पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गैस है, फ्यूल है, ऑयल है, क्रूड है, आप वो निकाल सकते हैं। एंड दैट एरिया इज सपोज्ड टू बी वेरी रिच। व्हाट चाइना इज डूइंग इज, चाइना ने सब कंट्रीज को बोला है कि वहां पर एक इन्होंने इमेजिनरी 9 डैश लाइन एक बना दी है, और बोलते हैं कि सारे आइलैंड्स, जो भी आइलैंड्स हैं साउथ चाइना सी में, वो हमारे हैं। आपका कोई हक नहीं है, ना आप यहाँ फिशिंग कर सकते हो, ना आप वहां पर माइनिंग कर सकते हो, ना आप वहां पर ऑयल एक्सप्लोरेशन कर सकते हो, और ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द आइलैंड्स हमारे हैं। और आपने देखा है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स उन्होंने कुछ आइलैंड्स, जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, उनके ऊपर मिलिटराइजेशन भी किए। मिलिटराइजेशन से मेरा कहने का मतलब ये है, पहले तो उन आइलैंड्स को पक्का किया है, मिट्टी डाल के उनको पक्का करके उसके ऊपर रनवेज बना दिए हैं, और मिलिट्री का सामान डाल दिया है, रेडार्स लगा दिए हैं, गन्स और मिसाइल्स डाल दिए हैं, सो दैट ये इनके फॉरवर्ड पोस्ट हो जाएंगे, स्टेजिंग पोस्ट, कि अब ये पूरे SCS साउथ चाइना सी के ऊपर ये निगरानी रखते हैं, जिसका की ऑब्जेक्शन सब छोटे कंट्रीज ने किया है। और फिलीपींस को तो ऑर्डर भी मिला है दैट चाइना हैज टू वेकेट दैट, बट चाइना हैज absolutely rejected that decision which has come from the higher authorities, or rather which has come from the UN. Now in this kind of an atmosphere, US has stepped in. US ने आके बोला है जितने भी छोटे डेमोक्रेसीज हैं, छोटे कंट्रीज हैं, हम इनकी सॉवरेनिटी का ध्यान रखेंगे। हम किसी ये जो एक बुली
चाइना जिसको कि बुली बोलते हैं, उसको हम ऐसे इन छोटे कंट्रीज को रौंदने नहीं देंगे और हम आके ग्लोबल कॉमन्स जो इनके राइटफुल ओनरशिप है हम उनको वापस दिलवाएंगे। इसीलिए जो आपने भी बोला, जो सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी मिस्टर एस्पर ने आके जो बोला that do what you want, we will be here and we will ensure that the smaller sovereign nations get their right. लेकिन कैप्टन शर्मा, नम्रता के पास जाने के पहले, इस डिबेट को और ब्रॉड करने के पहले मैं एक आपसे थोड़ा सा जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि जब ट्राइब्यूनल की तरफ से आपने फिलीपींस का जिक्र किया और जब जो अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल है UNCLOS की तरफ से जब वो मैरीटाइम सेटलमेंट की बात आई थी जिसे चाइना ने नकार दिया था, फिलीपींस के एक अंदर फीलिंग थी कि वी वर लेफ्ट टू हैंग टू ड्राई, कि अमेरिका ने, हम लोग इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल गए लेकिन ऐसा कोई हमें सपोर्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। क्या आज की तारीख में आपको लगता है उस चीज में बदलाव है और अमेरिका जिन बातों को जो बयानबाजी कर रहा है वो महज बयानबाजी नहीं है बल्कि उसमें आपको सब्सटेंस नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है सब्सटेंस। इन फैक्ट इन द लास्ट 1 year there was a feeling that Philippines had told US to vacate Subic Bay. एक यूएस की प्रेजेंस रहती थी फिलीपींस में, एक पोर्ट है सुबिक बे, अब उन्होंने वापस दे दिया, अब वो वापस यूएस प्रेजेंस वहां पर आ गई है and now US is now making use of that port for their OTRs. So the relationship is changing because once this tribunal judgment was not respected by China, they understood that ये धीरे धीरे करके जैसे हम्बन टोटा में हुआ है या जैसे ग्वादार में हुआ है या जैसे जिबूती में हुआ है, शायद चाइना विल टेक ओवर छोटे छोटे आइलैंड्स। और मैं आपको ये बता दूं, इसको हम बोलते हैं हमारी पार्लेंस में फर्स्ट आइलैंड ऑफ डिफेंस। China wanted US to move out from there so that they have full control over the South China Sea, and the second one then they will probably eye towards, because अगर आप देखें second उनका जो उनका टारगेट था हम्बन टोटा में उन्होंने बना लिया है, म्यांमार में उनके पास जगह है, बांग्लादेश में they have a foothold, they have a foothold in Gwadar, they have a foothold in Djibouti. So ये धीरे धीरे अपना जो expansionist attitude था ये इसको बढ़ा रहे थे, but somehow उस पर अब ब्रेक लग जाएगा क्योंकि अब इनके जो इंटेंशंस, द एविल इंटेंशंस ऑफ द ड्रैगन, वो अब बहुत क्लियर हो गई हैं कि या तो वो अपना दम लगा के आते थे या वो अपना जियो इकोनॉमिक प्रेशर विच इज कॉल्ड द डेट इकोनॉमी, कि इतना पैसा डाल दो आप छोटे कंट्री में कि वो उसके पास और कोई चारा ही नहीं है, बट आपको वो पोर्ट या वो जगह आपको लीज कर देगा 100 साल के लिए और उसके बाद उसके ऊपर आपका जो आपकी मर्जी आप वो करें। आई डोंट थिंक वो ये अब इंडिया या यूएस या ऑल द डेमोक्रेसीज विल अलाउ दैट टू हैपन, और ये कर रहे हैं। अगर आप देखिए इनका जो बिगर डिजाइन है BRI एंड CPEC, ये यही चाहते थे कि हर जगह टेक ओवर कर ले और अपने आप को ये दे वर लुकिंग देमसेल्व्स एज अ मेजर सुपर पावर इन 2049। अब ये उनके डिजाइन टूटेंगे। ठीक है सर, जो चाइनीज कम्युनिस्ट ड्रीम की बात करते हैं, शी जिनपिंग 2049 तक का उनका टारगेट रखा हुआ है। हमारे जो दर्शक जुड़ रहे हैं, अमित ओझा, विकास कुमार, आप सभी का स्वागत है। अमित ओझा इनफैक्ट कुछ सवाल भी पूछ रहे हैं, मालाबार एक्सरसाइज को लेकर बाद में बात करेंगे, लेकिन आपके पास मैं आना चाहूंगी नम्रता, क्योंकि अमृत ने जो सवाल पूछा है कि इंडिया आखिर साउथ चाइना सी पर कमेंट क्यों नहीं कर रहा है, जो मार्क एस्पर के कमेंट्स आ रहे हैं, और साउथ चाइना सी को लेकर बहुत लंबे वक्त तक हेजिटेशन था। 2015 में जब बराक ओबामा आए तो पहली बार हुआ कि अलग से जो स्ट्रेटेजिक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया भारत और अमेरिका के बीच में, उसमें एक तरीके से इंडिया ने साउथ चाइना सी पर पोजीशन दिया। क्या आपको लगता है कि आज इंडिया की जो इंडियन ओशन के साथ, हिंद महासागर में जो इंटरेस्ट्स हैं, वो साउथ चाइना के सी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, और भारत के लिए जरूरी हो जाएगा कि वो फेंस सिटिंग वाली बात ना करे बल्कि सीधे पोजीशंस ले, सीधे बयान दे? थैंक यू स्मिता जी। पहले तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देना बहुत जरूरी है कि चाइना की एम्बिशंस क्या हैं, क्योंकि जब तक हम चाइना की एम्बिशंस को ही नहीं समझेंगे कि वो करना क्या चाहता है, ऐसे ही जब वो साउथ चाइना सी की बातें पहले होती थी, चाहे वो भारत हो या और भी देश हो, उन्होंने नहीं मतलब उसको उतना महत्व दिया। उन्हें लगा ठीक है साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी तक ही सीमित रहेगा, लेकिन ये साउथ चाइना सी तक सीमित नहीं रहेगा। अब चाइना की एम्बिशंस आज हम देखते हैं, जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कह रहे हैं, तब लोगों को थोड़ा सा एक एहसास होने लगा कि चाइना कहां तक की सोच रहा है। लेकिन अगर आप देखें, ये जो सारे बीज आप देख रहे हैं, जो साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है, इंडियन ओशन है,
इंडिया के साथ जो चाइना की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो ताइवान हो, चाहे कोई भी हम लोग देश हैं, ये सारे के सारे स्टार्ट जो प्रॉपर प्लांटिंग स्टार्ट हो गई थी पहले से, चाहे वो तो ऑब्वियसली थी, लेकिन जो एक स्ट्रैटेजिकली स्टार्ट हुई थी वो हू जिनताओ के टाइम से हुई थी। लेकिन प्रेसिडेंट हू जिनताओ का जो एक तरीका था कि वो पीछे हट जाते थे जब उन्हें लगता था कि कुछ ज्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जब आए और उन्होंने 2012 से ही एक कर्नल है चाइना में, कर्नल मिंग फू, जिन्होंने एक बुक लिखी थी 2010 में, उसे चाइना ड्रीम के नाम से उन्होंने ये बुक लिखी थी। शी जिनपिंग ने आते ही, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने सबसे पहले उसी किताब को कोट किया। अब चाइना ड्रीम क्या है? चाइना ड्रीम में बहुत सारे लेयर्स हैं। चाइना ड्रीम में सबसे पहले है रिजुविनेशन ऑफ द ग्रेट चाइनीज नेशन। अब ये सबसे ज्यादा चिंता की बात इंडिया के लिए होनी चाहिए, ताइवान के लिए होनी चाहिए, और ये वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान सबके लिए होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, वो ये कह रहे हैं कि जो हमने अनइक्वल ट्रीटीज के टाइम, जो मतलब ये बॉक्सर रिबेलियन और ओपियम वॉर्स के टाइम जो भी चीजें हमने खोई हैं, सॉरी नॉट बॉक्सर रिबेलियन, उसका एक अलग इंटरनल इशू था, लेकिन ओपियम वॉर के टाइम जो भी हमने अपनी टेरिटरीज खोई हैं उन सबको हम वापस ले लेंगे। अब उसमें वापस लेने में टेरिटरीज कौन कौन सी आ जाती है? पूरा साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी जो आपका जापान को इफेक्ट करेगा, ताइवान, इंडिया तो है ही क्योंकि वो तो शुरू से कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख हमारा पार्ट है। तो ये जो उनका जो एक चाइना ड्रीम है उसका एक ये पार्ट है, और दूसरा पार्ट है शेयर्ड कॉमन डेस्टिनी, कि जैसा चाइना का सिस्टम है गवर्नमेंट का, एक कम्युनिस्ट कंट्री कह लीजिए आप, उनका डिक्टेटरशिप कह लीजिए, वो सब जगह वैसे ही शेयर्ड डेस्टिनी है, क्योंकि डेमोक्रेसी से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है समझना कि चाइना ड्रीम क्या है, और उसी में आता है, उसी को फुलफिल करने के लिए जो ये बेल्ट एंड रोड की बात हो रही है, और जो एक बेल्ट एंड रोड मैरीटाइम में भी है और लैंड रूट्स में भी है, वो एक जरिया है चाइना की उस ड्रीम को, जियो स्ट्रैटेजिक ड्रीम को अचीव करने का। अब चाइना ने कैसे किया है? हर तरीके का, जैसे हम हिंदी में कहते हैं साम दंड भेद, सब कुछ उन्होंने कर लिया। पहले तो उनकी जो 14 ट्रिलियन स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर्स की इकोनॉमी है उसको यूज किया। पहले तो इंडिया ये सोचता रहा कि ये साउथ चाइना सी में है। आप यूएस का भी देखिए, ये जो साउथ चाइना सी का मेन इशू है ये ताइवान से जुड़ा हुआ है। जो मेन चीज है वो ये है कि चाइना चाहता है रीयूनिफिकेशन ताइवान से। तो चाइना यूएस को टेस्ट करता रहा कि वो कितना आगे बढ़ेगा साउथ चाइना सी में, कि चाइना की तरफ, ये यूएस की तरफ से कुछ जवाब आएगा। अब आप प्रेसिडेंट ओबामा की बात करिए, उस समय 4 बार सिर्फ जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएस का, उसने साउथ चाइना सी में पेट्रोलिंग करी, सिर्फ 4 बार। और अब ये जो टाइम है 4 साल का प्रेसिडेंट ट्रम्प का, उसमें 22 बार, एक आध ऊपर नीचे होगा पर उससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है, 22 बार ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये इन सब देशों की भी कहीं ना कहीं थोड़ा, जैसे कहना चाहिए, चाइना की तरफ एक एटीट्यूड था कि उनको लगा ही नहीं। उनको प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपनी 19th पार्टी कांग्रेस में सीधा कह दिया कि 2021 रिजुविनेशन ऑफ द ग्रेट चाइनीज नेशन, 2035 मेड इन चाइना, 2050 चाइना विल बी अ ग्लोबल पावर। तब यूएस आया, जिसे कहना चाहिए अपने उसमें कि नहीं, अब हमें पीछे हटाना है। तभी स्टार्ट हुआ है ये चाइना यूएस का ट्रेड वॉर। तो ट्रेड वॉर ही नहीं, ये एक इंटायर जिस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, हेजेमोनी का, कहीं ना कहीं एक हेजेमोनी एस्टैब्लिश करने की कि भाई ग्लोबल पावर, विश्व का सबसे बड़ा पावर कौन है, अमेरिका और चीन के बीच में। और इसीलिए जो है काफी आज दो फाड़ होते हुए भी नजर आ रहे हैं बहुत सारे देश। लोग इस बात को भी बार बार सवाल कर रहे हैं कि क्या ये दूसरे शीत युद्ध की शुरुआत है। पूजा जैन, मीर अमीना, फजल कुदूर, आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। कैप्टन शर्मा, जो सवाल मैंने नम्रता से पूछा था, इंडिया का आज आप साउथ चाइना सी पर अगर स्टेटमेंट को देखिए, क्या आपको लगता है कि अभी भी हम थोड़े से डिफेंसिव हैं, कहीं कोई हम एम्बिग्विटी बनाए रखना चाह रहे हैं जानबूझकर? और आज इंडियन ओशन में खुद हमारी, पहले हमें लगता था कि उसमें कुछ स्ट्रेटेजिक कंपटीशन नहीं है, आज इंडियन ओशन में सीधे भारत की इंटरेस्ट को किस तरह का खतरा है? वेरी करेक्टली सेड। लास्ट ईयर से एमईए ने अपना रुख चेंज किया है और अब हमने क्लियरली बोला है साउथ चाइना सी इज ग्लोबल कॉमन्स। पहले हम बोलते थे कि लेट द कंट्रीज ओवर देयर बायलैटरली
resolve the issue. आपको you will recollect one thing that हमारा जो ONGC विदेश के ships जाते हैं वियतनाम, वो वहां पर एक्सप्लोरेशन करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं, और वहां पर चाइनीज मिलिशिया, जो मैरिटाइम मिलिशिया, जो कि हमारा इक्विवेलेंट है इंडियन कोस्ट गार्ड का, वो आके बहुत तंग करते थे हमारे शिप्स को। और एक बारी तो ऐसा भी हुआ था कि एक नेवल शिप को उन्होंने बोला था यू आर एंटरिंग चाइनीज वाटर्स, प्लीज टेक परमिशन, जो कि हमने नकार दिया था, बट वो दैट बिकेम अ वेरी बिग इशू दैट वी आर एंटरिंग द ग्लोबल कॉमन्स। तो हम उसको अब बहुत डंके पे बोल रहे हैं, and very openly we are saying that we are entering global commons, and if I am going closer to Vietnam or to Thailand, I will rather inform that government, not you, ठीक है, because एक rule रहता है that if you are entering their territorial waters, you inform them that we will be taking innocent passage, हम वहां से निकलेंगे। but हर चीज के लिए चाइना, हर मतलब this is impeding my right to take freedom of passage। कल को बोलेगा कि एयरक्राफ्ट ऊपर से नहीं जाएंगे। जापान को अगर इंडिया से एयरक्राफ्ट जाना है तो ओवरफ्लाई करते हैं ना हम और साउथ चाइना सी के, देन दे विल स्टार्ट सेइंग कि यू डोंट हैव अ राइट टू ओवरफ्लाई बिकॉज़ द लैंड एंड द एयर स्पेस इज माइन। सो वी हैव टोल्ड दैट बेटर बिहेव योरसेल्फ, फॉलो द ग्लोबल रूट्स, फॉलो द ग्लोबल कॉमन्स। अब अगर इस चीज को हम इंडिया में लागू कर दें तो आप देखिए क्या होगा। द होल ऑफ द चाइनीज ट्रेड, as you have brought out, is flowing from Indian Ocean region, whether they export or exports are coming out from there, and all their imports of raw material, energy, fuel, gas, you name it, unki 60 to 80% of the economy is dependent on the routes in Indian Ocean region. And if you see the हिंदी में थोड़ा चाहूंगी आप ज्यादा समझाएं इसे कैप्टन शर्मा। हाँ, आप देखिए जो पूरा का पूरा उनका आयात निर्यात है, या जो उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स से मैं मतलब कहना चाहता हूँ क्रूड ऑयल एंड गैस जो आती है मिडिल ईस्ट से या जो मेडिटरेनियन से क्रॉस होके आ रही है, वो सारी इंडियन ओशन रीजन से जा रही है। कभी आपने सुना कि इंडिया ने कभी किसी को बोला कि भाई इंडियन ओशन से अगर आपको जाना तो मुझसे पूछना होगा? आपको इनफैक्ट मैं ये बता दूं कि इंडिया हैज बीन ट्रेडिशनली मेकिंग श्योर कि आपका जो भी कार्गो जा रहा है या आ रहा है, हम उसको इंश्योर करते हैं कि उसके कोई बाधा ना आए। अनहिंडर्ड ट्रेड, अनहिंडर्ड इकोनॉमी, हम अपनी नेवी लगाते हैं कि आपको कोई पायरेट्स, समुद्री डाकू आपको तंग ना करे, कोई ट्रैफिकिंग वाले लोग आपके एसेट्स का यूज ना करे गलती से, कि उसमें ड्रग्स डाल दी एक कोने में और दूसरे कोने में निकाल ली। ऑल दिस गुड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन जो है इंडियन ओशन रीजन में हमने सदियों से किया है, और हमने इसीलिए बोला था चाइना को कि आप क्यों आ रहे हैं। अब अगर आप याद रखें 2007 में 2008 में एंटी पायरेसी के नाम पे इन्होंने अपने शिप्स भेजने शुरू कर दिए। तो इनसे पूछा गया भाई आप अपने शिप्स क्यों भेज रहे हैं यहाँ पर? वो बोलते हैं कि वहां पर पायरेसी का है। तो हमने बोला पूरा वर्ल्ड अगर भेजने लग जाएगा ऐसे, सो देन वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल नेवीज, फोर्थ लार्जेस्ट नेवी हम हैं, इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना, और हम आपको गारंटी कर रहे हैं। और आप हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट देखिए, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, यू टेल मी वेयर इज द प्रॉब्लम। Right. आप इस बहाने पे आ गए अंदर क्योंकि आपके डिजाइन डिफरेंट थे, क्योंकि आप कुछ ग्वादार में कर रहे थे, क्योंकि आप कुछ जिबूती में कर रहे थे, आप कुछ मालदीव्स में कर रहे थे, आप कुछ हम्बन टोटा में कर रहे थे। तो आप किसी बहाने से वहां पर निकले बाहर, और अब आके आप हमें अपनी आंखें दिखा रहे हैं। तो आपको ये नहीं, हम करने नहीं देंगे। और इसीलिए आप देखिए लाइक माइंडेड नेवीज जो है, अब हम इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक जो यूएस ने डिसाइड, मतलब जो नया नाम पड़ा, अदरवाइज हम इसको इंडियन ओशन बोलते थे और आगे वाला पैसिफिक ओशन था, बट नाउ यूएस हैज कॉइन्ड अ न्यू टर्म, इंडो पैसिफिक, मतलब यहां से लेके पूरा अप टू यूएस। दे वांट दैट दिस शुड बी पीस एंड प्रोस्पेरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर ऑल। मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेरी जगह है और ये आपकी जगह है। नो, इफ योर ट्रैफिक इज गोइंग, वी विल इंश्योर दैट ऑल द ट्रैफिक, लाइक आपका हाईवे है यहाँ से लेके बॉम्बे, अगर आप बोले कि भैया राजस्थान में कुछ पिलफरेज हो जाती है या किसी और इलाके में रोक के हमसे वो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, हमें तंग करते हैं, ये तो वो वाली बात हो गई ना साउथ चाइना सी में, कि आपका ट्रेड आपके लिए बिल्कुल ठीक है, आपको अनहिंडर्ड पैसेज चाहिए, बट जब हम वहां जाएं तो हमें बोला जा रहा है परमिशन लीजिए। मतलब ये वन वे स्ट्रीट तो हो नहीं सकता है कि ये पूरे रीजन पर जो है आप अपनी दादागिरी दिखाएं
नम्रता, यहाँ अगर आज की तारीख में हम इंडो पैसिफिक का जिक्र किया कैप्टन शर्मा ने, अब और एक इनफैक्ट विकास कुमार सवाल पूछना चाह रहे हैं कि अमेरिका और चीन के बीच में कहीं इसलिए तो ज्यादा तनाव नहीं बढ़ रहा है क्योंकि अमेरिका में चुनाव होने हैं, जो आमतौर पर नियोकॉन्स की एक पॉलिसी देखने को मिलती है कि एक वॉर का किराए देने लगते हैं चुनावी साल में। लेकिन इंडियन ओशन की अगर हम बात करें यहाँ नम्रता, आपको लगता है कि आज धड़े बन गए हैं, कैंप्स बन गए हैं, इंडिया चाहे कहे या ना कहे, आज हम एक मिलिट्री अलायंस का हिस्सा क्या आज हम इंक्रीजिंगली दिख रहे हैं, खास करके इन समुद्री एरियाज? देखिए, अलायंसेस की जहां तक बात है, अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया था कि इंडिया कभी भी कोई मिलिट्री अलायंस नहीं ज्वाइन करेगा। तो अभी तक जो हम इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं, हम क्वाड की बात कर रहे हैं, यकीन मानिए अभी तक क्वाड और इंडो पैसिफिक ये पेपर्स में ही है। ये जो क्वाड की आज हम बात कर रहे हैं, जो 4 देश हैं, अमेरिका और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 10 साल पहले हम शुरू कर चुके हैं, पर शुरू करके छोड़ भी चुके हैं। और आज भी ज्यादातर ये थियोरेटिकल है। ठीक है, हमने कुछ साइंस दिखाए हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया को अब इनवाइट करने का सोच रहे हैं मलाबार एक्सरसाइजेस में, हमने कुछ स्टेटमेंट्स इशू किए हैं, वो सब चीजें हैं। पर आज ऑस्ट्रेलिया थोड़ा आगे आ रहा है, लेकिन आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया बहुत ही एक अच्छा पार्टनर और एक अच्छा उनका रिलेशनशिप रह चुका है चाइना के साथ, इतना कि उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज भी चाइनीज इन्फ्लुएंस करते थे। अब ये जो हम बातें कर रहे हैं सब कुछ इंडो पैसिफिक की और क्वाड की, अब आप देखिए कि जो पीएलए नेवी है वो कितना ज्यादा बढ़ रही है। ये लोग 6 एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 एयरक्राफ्ट कैरियर क्या सिर्फ चाइना में ही रहेंगे, अपने ही घर में रहेंगे? और जितने पीएलए नेवी के कैप्टन्स हैं चाइना के सारे एक ऑफिशियल इंडियन ओशन का टूर ले चुके हैं, सारे के सारे कैप्टन जितने इंडियन ये चाइनीज नेवी के हैं। प्लस हमें सबको ये भी याद रखना चाहिए कि 2018 में जब मालदीव्स का क्राइसिस हुआ था, तब चाइना ने कैसे हमें धमकी दी थी कि अगर इंडिया ने गलती भी करी अपनी फोर्सेस या अपनी नेवी भेजने की मालदीव्स में, तो उसका पूरा जो जवाब है वो चाइना देगी। इस बार इंडिया ऐसे ही मालदीव्स में नहीं घुस पाएगा। अब जो हमारे ये अलायंसेस हैं, मुझे पर्सनली लगता है, बात कर रहे हैं अभी हमारे विदेश मंत्री की, हमें नहीं अलायंसेस बनाने चाहिए। अलायंसेस के बिना, या चलिए अलायंसेस मत बनाइए, बायलैटरल रिलेशंस तो बनाइए, एक ऐसा अपना डेवलप तो करिए, बहुत जरूरी है इंडिया के लिए, क्योंकि साउथ चाइना सी तक ही सीमित नहीं है अब चाइना इंडियन ओशन में पूरी तरह आ चुका है, हम उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। खास करके नम्रता, इस वक्त जो हालात बने हुए हैं एलएसी में, जो कुछ गालवान में हो रहा है, और चाइना की जो अग्रेशन कोविड के दौर में देखने को मिल रही है, हांगकांग में नेशनल सिक्योरिटी लॉ इम्पोज हो गया है, ताइवान को लेकर अलग तनाव चल ही रहा है, एस्केलेशन की कितनी पॉसिबिलिटी नजर आती है आपको हिंद महासागर में या इंडियन ओशन या इंडो पैसिफिक रीजन में, कि एक फिजिकल एस्केलेशन हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी नजर आती है आपको? फिजिकल एक्सकेलेशन इमीडिएटली तो नहीं, लेकिन ये मैंने पहले भी कहा है कि जो आज गलवान में हो रहा है, जो हमारे लैंड बॉर्डर्स पे हो रहा है, अब इंडिया को जग जाना चाहिए कि ये लैंड बॉर्डर्स तक ही सीमित नहीं रहेगा। धमकी तो दे चुके हैं ऑलरेडी मालदीव्स के टाइम, ये अब ये इंडियन ओशन में शुरू हो जाएगा। आप उनके पोर्ट्स देख लीजिए, कराची को वो पहले ही अपना नेवल बेस कहते हैं, अब वो ग्वादार को अपना लॉजिस्टिक बेस कहने लगे हैं, जिवानी में वो इन्वेस्टमेंट अब उन्होंने वो सोच रहे हैं, उसके बाद हबन टोटा उनके पास है ही, और मालदीव्स में हम लोगों ने सब काफी जब हल्ला मचा तो सबने कहा कि अब जो गवर्नमेंट आई है वो प्रो इंडिया है, वो सब समझ में आता है, पर जो उन्होंने ऑलरेडी छोटे आइलैंड्स बेच दिए हैं वो तो वापस चाइना से नहीं ले सकते ना, या लीज पे दे दिए हैं। अब आप ईरान का ही देख लीजिए, ज्यादा डिस्कशन में नहीं है, पर किश आइलैंड्स हैं, ईरानियन गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं हमने नहीं लीज पे दिए 25 इयर्स का, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन सब चीजों में सच्चाई तो है। चाइना कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है बाहर बेसिस लेने में, और सारे के सारे देखिए ये नेवी बेसिस हैं, और उनके पीएलए के जो डॉक्यूमेंट है उसमें वो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि ये जो हमारी पीएलए नेवी है ये कोई शांतिपूर्वक काम करने नहीं जा रही है, जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं वहां पे
जो भी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है उनकी रक्षा करने जा रही है। आज में देखिए अभी से 30,000 सिक्योरिटी पर्सनल तो है ही ना, तो वो सिक्योरिटी पर्सनल मतलब आप ये समझ लीजिए इंडिया में कोई बाहर की फौज या सिक्योरिटी की जो सर्विसेज हैं वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट की रक्षा कर रही हैं। आप मतलब थोड़ा सोच के देखिए। फिर ईरान में ऑलरेडी 5,000 सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं। पाकिस्तान में तो एक जो फॉर्मर चाइना के डिफेंस अटैचे रह चुके हैं उनकी सिक्योरिटी कंपनी है, वो सिक्योरिटी पर्सनल्स वहां पे अपॉइंटेड है। मतलब किसी को शक नहीं होना चाहिए कि किस स्ट्रैटेजी के तहत हम जिसे नेकलेस कहते थे कि नेकलेस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते थे, उस थियरी के तहत जो घेरने की कोशिश है। लेकिन कैप्टन शर्मा, एक तो अगर आप थोड़ा सा एक दर्शक का भी जवाब दे सके, अमित ओझा जो पूछ रहे हैं कि क्या अमेरिका की कहीं ये कोशिश तो नहीं है कि ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है वो इंडियन ओशन में ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए ताकि पैसिफिक तक जो है उसकी दस्तक सुनाई ना दे सके। और दूसरी बात कि क्या ये एस्केलेशन ज्यादा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि एक इलेक्शन ईयर है अमेरिका में? एक तो मैं बता दूं, अभी जो चाइना के पास इतनी क्षमता है नहीं कि वो कुछ भी आके इंडियन ओशन में करे। अभी वो अपना दबदबाव सिर्फ साउथ चाइना सी में दिखा रहा है बिकॉज उसके पास वहां पर लॉजिस्टिक सपोर्ट है और वहां पर छोटे छोटे कंट्रीज हैं जो उसके अगेंस्ट बोल नहीं पाएंगे। बट वो भी ज्यादा देर रहने वाला नहीं है। अब आप देखते जाइए, धीरे धीरे जब यूएस प्रेजेंस वहां पर 24/7 हो जाएगी, जब देखिए आप वो आके दे हैव रिसेंटली, इफ यू रिमेंबर, वन ऑफ द कैरियर्स रूजवेल्ट, जिसको कि कोविड से व्हिच वाज स्ट्रक, दे वर इन वियतनाम दैट टाइम। नाउ दे बहुत फ्रीक्वेंटली सिंगापुर जाते हैं। अब स्यूबिक बे में भी शुरू हो जाएगा, ओकिनावा में इनका बेस है। जब ये अपना रिंग कसेंगे, जब ये अपना कंट्रोल वहां पर टाइट करेंगे, एक लीवर दबाएंगे, तो वहां से चाइनीज नेवी को बाहर निकलना एक बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और इसके ऊपर आप बांधिए कि अगर जापानीज नेवी ईस्ट चाइना सी को संभाले, ऑस्ट्रेलियन नेवी सेंट्रल पैसिफिक में पेट्रोलिंग करे, इंडियन नेवी मलाक्का स्ट्रेट्स और लोम्बॉक स्ट्रेट्स के आसपास पूरी निगरानी रखे, प्लस यूएस नेवी एक ओवरऑल कंट्रोल करे। सो आप देखिए कि एक कितना बड़ा घेराबंदी का एक प्लान बन सकता है अगर चाइना ना माने तो। और चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये कंट्रीज इकट्ठे नहीं होने चाहिए। दे वांटेड टू टेक ऑन ईच वन ऑफ अस वन बाय वन, एक एक करके वो उनमें क्षमता थी, उनका पलड़ा भारी था। बट अगर ये हम सब जुड़ गए, और स्मिता जी मैं आपको ये बता दूं, नाउ ओनली इट इज अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन सब की जो छोटी छोटी नेवीज हैं, ये सब हम इकट्ठे एक्सरसाइज करेंगे और फिर देखिए पसीना निकलेगा चाइनीज नेवी का कि वो वहां से बाहर कैसे निकले। They are also, they have to cross the whole South China Sea and then come into Pacific. अगर इतना बड़ा लाइक माइंडेड नेवीज लग गई तो इंडियन ओशन तक तो बात आएगी नहीं, ये बात पैसिफिक तक भी नहीं पहुंचेगी। सर, जो एक्सरसाइजेस वगैरह हैं आज की तारीख में, बहुत ज्यादा हम बायलैटरल मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं एरियाज में। पिछले 72 घंटे में यूएसएस निमित्ज कैरियर के साथ ही हमने देखा कि खुद भारतीय नौसेना के भी कई जो है जहाज वो मौजूद थे, जिसे डेवलपमेंट कोऑपरेशन एंगेजमेंट के तौर पर उसे डिफाइन किया गया। लेकिन जो मालाबार एक्सरसाइज है उसको लेकर बहुत लंबे समय से स्पेकुलेशन चल रहा है, क्योंकि एक तरफ क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया को मालाबार में हम एंट्री नहीं दे रहे थे, अब लगभग तय है कि ऑस्ट्रेलिया की एंट्री होने वाली है। मालाबार एक्सरसाइजेस का क्या संदेशा जाएगा, सिग्नलिंग जाएगा इस वक्त चीन को इस एरिया में? बिफोर टॉकिंग अबाउट मालाबार, आई विल इन्फॉर्म ओझा का जो क्वेश्चन है और बाकी भी श्रोताओं का जो देख रहे हैं हमारे को, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत तगड़ी बायलैटरल एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है ऑस इंडेक्स। 2015 में शुरू की थी हमने, 2015 में बहुत छोटे स्केल पे थी, फिर हमने 2017 में की थी, और जो 2019 में एक्सरसाइज हुई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज, ऑस इंडेक्स कहते हैं उसको, 3rd एडिशन हुआ था 2019 में। उसमें स्मिता इनके शिप्स भी आए थे, सबमरीन्स भी आई थी, और P-8A जो P-8I बोइंग हम उड़ाते हैं, P-8I, I means India, and P-8A that is the American version. So ऑस्ट्रेलिया के पास, so all 3 elements of the Navy, surface, subsurface and air. तो हमारा जो वर्किंग लेवल और जो पार्टनरशिप है with Australia on naval issues and of interoperability, it is at a very high level. Now it is only a matter of time that in spite of exercising between India and Australia, they will be given an invitation to exercise
इन द मलाबार। और अभी आप देखिए पिछले 2-3 दिन से ऑस्ट्रेलिया इज ऑलरेडी एक्सरसाइजिंग विद यूएस एंड जापान। सो व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज कि वो ऐड होंगे, और ऐसा कुछ नहीं है कि वो यहाँ पर 24 घंटे रहेंगे या हम 24 घंटे कैनबरा में रहेंगे या ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। इट इज द लेवल ऑफ कंफर्ट व्हिच द टू कंट्रीज हैव एट सी। वी नो ईच अदर्स ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वी विल एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस कि अगर एक कार्रवाई आप करते हैं तो आप कैसे करते हैं, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। आप लोगों के ऑफिसर्स एंड सेलर्स हमारे शिप्स पे आते हैं, हमारे को ऑब्जर्व करते हैं कि हाउ डू वी डू द पर्टिकुलर एक्सरसाइज, एक कार्रवाई कैसे की जाती है, और उसमें एक कंफर्ट लेवल बढ़ता है और उसी को इंटरऑपरेबिलिटी बोलते हैं। नाउ वर्किंग विद यूएस, ये जो एक्सरसाइज हुआ है दैट हैज हैपेंड, आई हैव कॉइन्ड अ टर्म एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। यू सी गालवान में क्या कर रहे हैं, दे आर नॉट अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ डी एस्केलेशन, जो नया डीपीपी बना है, de-escalation and disengagement procedure. So इसको भी आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, DDP, de-escalation and disengagement procedure. They are not agreeing to it, and you know how many people they have already positioned over there. अब बोलने की बात एक है और ऑन ग्राउंड आपने देखा है रक्षा मंत्री जी का क्या बयान आया है कि आप डटे रहिए, बट हमें मालूम नहीं है, हम गारंटी नहीं दे सकते कि ये कब मानेंगे जाके, कि स्टेटस को एंटे कब हमें अचीव करेंगे, कब इंडिया अचीव करेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और कल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बोला कि आप स्टैंड बाय पर रहिए, नाउ वी कैन नॉट पुट आवर गार्ड डाउन। सो डूइंग अ मलाबार विद यूएस नेवी इन अ पर्टिकुलर प्लेस हैज प्रोबेबली सेंट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। बहुत बड़ा मैसेज गया है कि अब ये जो वर्ल्ड की जो डेमोक्रेसीज हैं, ये आपका नोट ले रही हैं, हम अब आपका हर एक एक्शन हम बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और अब ये नाजायज कदम जो आप उठा रहे हैं, which are not defined by any rule book, they will not be allowed to you will not have your way। जो might is right वाली बात वो बोल रहे थे, वो होने नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ शुभम सिन्हा आपका भी शुक्रिया ट्यून इन करने के लिए। नम्रता मीना एक सवाल पूछ रही है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि इंडिया का जो रिस्पांस है चीन को लेकर, शुरू में तो गालवान को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही, हमारे मीडिया के एक बड़ा तबका ये कहता रहा कि भाई चीनी आए ही नहीं है हमारी जमीन पर, फिर प्रधानमंत्री के बयान के बाद भी कंफ्यूजन फैल गया। क्या इंडिया का रिस्पांस चीन को लेकर म्यूटेड नजर आ रहा है? जहां तक मैरीटाइम सिक्योरिटी का सवाल है, या आपको लग रहा है अपने एक्सरसाइजेस के जरिए ही जो है कहीं ना कहीं अपनी दबदबा को वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, शुरुआत जो प्रधानमंत्री मोदी ने करी थी चाइना के साथ, जो एक हमेशा उन्होंने कहा कि हम बातचीत करना चाहते हैं, और उन्होंने पूरा अपना एक जो विलिंगनेस होता है वो दिखाया कि हम बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए, प्रॉब्लम्स इंडिया और चाइना के बीच में जो स्टार्ट होने लगी थी, वो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी जब सीपेक अनाउंस हुआ था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब उसके लिए प्रॉब्लम ये भी शुरू हुई क्योंकि उन्होंने ज्यादातर अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रखा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो इंडिया ने कहा, जो इतने सालों से आप कह रहे थे कि ये जो कश्मीर है ये इंडिया पाकिस्तान के बीच का मामला है और आपस में सुलझाएं, तो अगर चाइना ने इन्वेस्ट कर ही दिया जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो इतने सालों से जो उन्होंने एक बीच में जैसे लटका रखा था, वो चीज तो खत्म हो गई। उन्होंने मान लिया कि ये तो पाकिस्तान का हिस्सा है। प्रॉब्लम तभी से स्टार्ट होने लगी क्योंकि पहले ली खचियांग जब आए थे, तब बीसीआईएम के लिए भी हमने एक कार रैली निकाली थी कोलकाता से खुनमिंग, और इंडिया भी थोड़ा सा सीरियस हो गया था बीसीआईएम के बारे में। बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार की जो हम बात करते हैं, क्योंकि जो है इंडिया ने कहा कि ठीक है हम इसके बारे में सीरियस हैं। अब बीसीआईएम को इन्होंने डाल दिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर। तो अगर ये चाहते थे जेन्युइनली कि इंडिया ज्वाइन करे बेल्ट एंड रोड, तो क्या हमें ये पहले से इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए थी? आप जाके पाकिस्तान में डिक्लेयर कर देते हैं कि हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे, और आप जानते हैं कि आप डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि आप अरुणाचल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होने देते क्योंकि वो डिस्प्यूटेड है। लेकिन आप खुद जाके एक डिस्प्यूटेड एरिया में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो आपने तो वो बात ही खत्म कर दी। फिर हमारा आया डोकलाम 73 डेज के दिनों के लिए ये जो एक टसल चलती रही। अगर आप देखें, जो यहाँ की चाइनीज एम्बेसी थी, उन्होंने जाके लोगों को कैसे इन्फॉर्म किया कि इंडिया हमारी टेरिटरी में आया है, इंडिया हमारी टेरिटरी में आया है और इंडिया लड़ाई चाहता है। और एक जिस तरह का मीडिया में, इनकी चाइनीज लैंग्वेज मीडिया में
और इंग्लिश लैंग्वेज मीडिया दोनों में, चाहे चीनी भाषा में इनके जो ऑफिशियल मीडिया है सब कुछ ही ऑफिशियल है वहां पे। जैसे यहाँ का मीडिया फ्रीडम है इंडिया का, वो तो मतलब ही नहीं है किसी भी लेवल का, सब कुछ ही गवर्नमेंट है। तो चाहे चीनी भाषा में हो चाहे अंग्रेजी भाषा में हो, अगर आप उनके लेख पढ़ें तो उन्होंने जो एक प्रोपेगेंडा अनलीश किया था उस समय, उसका तो कोई बराबरी ही नहीं है। उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया प्रधानमंत्री मोदी पे, अजीत डोवल पे, हम सुषमा स्वराज जो उस समय हमारी विदेश मंत्री थी, सब पे। और जिस तरह के आर्टिकल्स लिखे गए थे, जिस तरह के उन्होंने उस समय छापा था, मुझे लगता है कि वो बहुत ही लोएस्ट पॉइंट था इंडिया चाइना का। इंडिया में सब खुश हो गए हम, ये वुहान और ये जो हमारी इनफॉर्मल सबमिट्स हुई, बट मुझे लगता है कि ये जो रीसेट ऑफ टाइज, वुहान स्पिरिट, ये कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं तो था। आज ऐसे भी ये किसी को शक ही नहीं होना चाहिए कि दैट हैज ऑल गॉन डाउन द ड्रेन। उसमें वो तो था ही नहीं कुछ, हमने कुछ ज्यादा ही वो हवा खड़ा कर दिया था हम लोगों ने। आखिरी सवाल आप दोनों से ब्रीफ कमेंट्स चाहूंगी। नम्रता, आपके पास जो आपने लिटरल स्टेट्स की बात की, छोटे स्टेट्स की बात की, आज इंडिया के जो रिलेशंस हैं, आप हम बड़े देशों की, ऑस्ट्रेलिया जापान की बात नहीं कर रहे हैं, आप मालदीव, सेशेल्स, मॉरिशस, इन लोगों की अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी भी है चीन में। भारत को यहाँ किन चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है इन देशों के साथ रिश्तों में? इस पर ब्रीफ। मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले जो सर ने बात उठाई कि सबको साथ लेके चलना चाहिए। अकेले तो इंडिया, आप देखिए उनकी नेवी ही इतनी बड़ी है कि अगर हम ये सोचें कि अब हम अकेले ही सब कुछ कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे वो सेशेल्स हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो फिलीपींस हो, और ये सारे, वियतनाम, ये ताइवान, ये सारी कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी तरीके की स्ट्रैटेजी, चाहे वो इंडो पैसिफिक हो। मैंने ये 2 साल पहले एक पेपर भी लिखा था कि जो हम ये क्वाड्रिलैटरल की भी बात कर रहे हैं, ये तभी सक्सेसफुल होगा जब हम ये मिडिल पावर्स को भी बीच में लेके आएंगे, साथ लेके चलेंगे। और हमें जरूर, देखिए हम डॉलर टू डॉलर मैच नहीं कर सकते चाइना को, ये हमें भी मानना पड़ेगा, और ये, लेकिन हम बहुत कुछ और कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई इस तरह का कंपटीशन करना है कि अगर उन्होंने मालदीव को 20 मिलियन दिए हैं रुपए तो हम भी उतने ही दे सकते हैं। हमारी अपनी कैपेबिलिटी है, हम बहुत सारी चीजें ऐसी दे सकते हैं जो चाइना ऑफर नहीं करेगा। हम एक डेमोक्रेसी है, चाइना नहीं है। हमने नेपाल में भी अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में किया है, ना कि एक चौक पे जाके कुछ सुंदर सा बना दिया। हालांकि आप वहां जाइए तो सब कहते हैं देखो ये चाइना ने बनाया है और एक ये गंदा सा इंडिया ने बनाया है, बट इंडिया के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इन कंट्रीज को दे सकते हैं और इन्हें साथ लेके चल सकते हैं। और थोड़ा सा जो हमारा नेबरहुड पॉलिसी है उस पे वर्क जरूर करना चाहिए, और इन छोटे देशों को हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना उसमें चाहिए। तो थोड़ा सा ही नहीं, मुझे लगता है बहुत ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि साफ हम देख रहे हैं कि जो मोदी टर्म 1 में जो भी प्रोग्रेस देखने को मिला था पड़ोसी मुल्कों के साथ में, आज ये दूसरे टर्म के पहले साल में कम से कम पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते इस वक्त बेहद डामाडोल है। उस पर तो अलग से हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कैप्टन शर्मा, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी मैं। आमतौर पर एक डिबेट होता है न्यूक्लियर डेटरेंस को लेकर कि किसी दो देशों के बीच में अगर परमाणु हथियार हो तो वो एक वजह बनेगी कि दोनों शायद युद्ध की स्थिति तक ना पहुंचे। चीन के साथ आमतौर पर यही होता है कि आप उनको ज्यादा ट्रिगर करे तो उनका एस्केलेशन होता है, वो फिर सहम नहीं जाते हैं। तो ये जितने ज्यादा एक्सरसाइजेस होंगे, जितनी ज्यादा यहाँ पर एक्सरसाइजेस की बात की जाएगी, स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, आपको लगता है ये एक डेटरेंस के तौर पर काम करेगा इंडो पैसिफिक में, या इससे और ज्यादा जो है प्रोवोकेटिव तौर पर देखेगा चीन और उसकी आक्रामकता बढ़ेगी? I would not put it in the terms of deterrence or provocation, but this will be ये एक मैसेज रहेगा उनको कि don't cross the line. If you cross the line, then there are many other options available to other people also. अगर वो ये सोच रहे हैं कि you know, by doing whatever they feel right, and that is what I said, the might is right. That policy now it's passé for them. Now they will have to really think of it, that what happens if all the countries around them join hands, and तो फिर तो उनका पासा पलट गया। That they never wanted. 2007 की जो मलाबार थी जिसमें कि स्क्वाड हुआ था, क्वाड प्लस सिंगापुर, the biggest objection which they said, they sent the demarche to all the countries कि भाई आप कर क्या रहे हो और हमारे को क्यों नहीं ले रहे हो। उनका एक्चुअल प्रॉब्लम यही था आज से 10 साल पहले, जब वो अपनी बिल्कुल ऑन अ स्लाई दे वर मूविंग ऑन द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। बहुत डिबेट होती थी इसके ऊपर, बट पीपल नेवर टुक इट सीरियसली।
दैट ये ऐसा कर देंगे कुछ धीरे 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 धीरे, जैसे मैडम ने बताया है, नम्रता मैडम, कि what they have achieved in last 20 years, had the countries taken note of things in 2010, 2005, 2008, ये आज बात यहाँ तक ना पहुंचती. But अब जो हो गया. But let me tell you, from here onwards, China has to be very careful. China has to take a step back. And after this pandemic, the way they have hit the other countries economically, ये लोग भूलेंगे नहीं आसानी से. ये जो इन्होंने किया है last 3-4 months में, they will have to pay a very heavy price. राइट. यहाँ पर एक थिएटर ऑफ अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी हम इसे देख सकते हैं, खास करके जो लोकतांत्रिक ताकतें अभी तक अपनी या तो नाक सिकुड़ रही थी या बहुत ज्यादा जो है इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही थी, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, इंडिया, अब जो एक जरूरी बात कल कही गई थी कि भाई अमेरिका जो है ऐसा ना हो कि पूरी तरह से डिक्टेट करे टर्म्स, बल्कि सबको एक साथ लेकर चलने की कोशिश करें. इन बातों का ध्यान रखने की यहाँ पर बहुत जरूरत होगी. लेकिन फिलहाल आज के लिए मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए कैप्टन डीके शर्मा और साथ ही नम्रता हसीजा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया. आप इन्हें यूट्यूब पर @हसीजा नम्रता @CAPPDK इसके नाम से फॉलो कर सकते हैं. मेरा ट्विटर हैंडल @smita_शर्मा है. और हमेशा की तरह हम दूसरे अहम मुद्दों को लेकर भी चर्चा आगे भी जारी रखेंगे. सत्य हिंदी के भी दर्शकों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम इस YouTube चैनल पर जुड़ने वाले दर्शकों का शुक्रिया. आज के लिए बस इतना ही. नमस्कार. सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं.